वेलकम टू सुन लो यूपीएससी। आज हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कॉलोनियल दौर के सामाजिक ताने बाने को यानी सोशल फैब्रिक को बहुत विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। हाँ, आज का हमारा फोकस है यूनिट 33 सोशल स्ट्रक्चर्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। और ये यूपीएससी के लिहाज से एक बेहद अहम यूनिट है। इसे समझना नॉर्थ ईस्ट के प्रेजेंट को समझने के लिए भी मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, कॉलोनियल पॉलिसीज ने उस क्षेत्र को कैसे शेप किया, वहाँ के समाज को मतलब सोसाइटी को कैसे बदला और उसकी छाप, उसका इम्प्रिंट आज भी कैसे बाकी है, ये सब जानना इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो हम इस यूनिट को सीक्वेंशियली देखेंगे, बिल्कुल शुरू से आखिर तक। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, हर डिटेल को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अंग्रेजों ने हिल्स और प्लेन्स को अलग अलग कैसे देखा। हाँ, और कैसे चाय बागानों मतलब टी गार्डन्स ने पूरी डेमोग्राफी बदल दी, वो कुख्यात इनर लाइन क्या थी, इन सब पे बात करेंगे। चलिए अब तो शुरू करते हैं सेक्शन 33.0 इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आज का नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक रीजन के तौर पर काफी हद तक एक कॉलोनियल क्रिएशन है। इसे ब्रिटिश पॉलिसी मेकर्स ने गढ़ा है। बिल्कुल सही। कॉलोनियलिज्म अपने साथ एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क लाया जिसने बाउंड्रीज को बहुत रिजिड बना दिया, और उन्होंने एक की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, प्लेन हिल बाइनरी का। प्लेन हिल बाइनरी मतलब मैदान और पहाड़ का द्वंद्व। हाँ, मैदानों प्लेन्स के लोगों को सिविलाइज्ड माना गया और पहाड़ों हिल्स के लोगों को प्रिमिटिव या स्टेटलेस समझा गया। ये सोच यूरोपियन बिलीफ से निकली थी कि उनके आने से पहले नेटिव सिविलाइजेशंस बिल्कुल स्टैटिक थीं, उनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा था। अच्छा, पार्था चैटर्जी से द रूल ऑफ कॉलोनियल डिफरेंस कहते हैं, है ना? हाँ, ये मानना कि कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड मतलब शासक और शासित बिल्कुल अलग हैं और असमान, अनइक्वल हैं। एग्जैक्टली। जबकि सच्चाई ये थी कि इन हिल और प्लेन ग्रुप्स के अंदर भी रेशियली और कल्चरली जबरदस्त डाइवर्सिटी थी, शायद भारत में कहीं और से भी ज्यादा। और फ्रंटियर्स का क्या, सरहदों का? एडमंड आर लीच ने कहा था कि फ्रंटियर्स अक्सर बस आर्बिट्ररी पॉलिटिकल डिसीजन और मिलिट्री एक्सीडेंट होते थे। इस यूनिट में हम यही देखेंगे कि ब्रिटिश इंटरेस्ट्स कैसे सेफगार्ड किए गए और उनका असर रीजन की टोपोग्राफी, अर्बनाइजेशन और सोशल ग्रुप्स पर कैसे पड़ा। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 33.1 प्लेन हिल बाइनरी पर। ब्रिटिश एक्सपेंशन तेजी से हुआ 1820 से 1850s के बीच। हाँ, और इसमें ट्रीटी ऑफ यांदाबो की संधि एक मील का पत्थर थी। ये हुई 1826 में। 1826 रिपीट कर रही हूँ, 1826। इससे असम कॉलोनियल रूल के तहत आ गया। ब्रह्मपुत्र वैली तो मिल गई, पर शुरू में इनिशियली हिल्स में अंग्रेजों की कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हिल ट्राइब्स कई कारणों से प्लेन्स पर छापे मतलब रेड्स मारा करते थे। अंग्रेजों ने इसे बारबैरिक कहा और इसे बहाना बनाकर कंट्रोल करने की कोशिश की। अच्छा, तो यहीं से वो लाइन खींची गई, हिल पीपल प्रिमिटिव हैं और वैली या प्लेन पीपल सिविलाइज्ड हैं। प्रिसाइसली। और एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग कर दिया गया। हिल डिस्ट्रिक्ट्स को स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन मिला जो प्लेन्स के डिस्ट्रिक्ट से अलग था, जैसे गारो हिल्स एक्ट ऑफ 1869 गारो हिल्स एक्ट। और ये जैंतिया, नागा, खासी हिल्स तक एक्सटेंड किया गया। हाँ बिल्कुल। तो एक हायरार्की बन गई, प्लेन्स बन गए सेंटर और हिल्स बन गए पेरिफेरी मतलब अदर्स। ये जो सेग्रीगेशन की पॉलिसी थी ये सेंट्रल थी। अगर एनेक्सेशन टाइमलाइन देखें, असम 1826, खासी हिल्स 1829 से 33, कचार 1832, जैंतिया हिल्स 1835, अपर असम 1838 और मिजोरम लेट 19th सेंचुरी में। हाँ, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। असम 1826, खासी 1829-33, कचार 1832, जैंतिया 1835, अपर असम 1838, मिजोरम लेट 19th सेंचुरी। फिर 1874 में असम बंगाल से अलग होकर एक सेपरेट प्रोविंस बना, एक चीफ कमिश्नर के अंडर। मणिपुर और त्रिपुरा प्रिंसली स्टेट्स बने रहे। और हिल एरियाज को बैकवर्ड एरिया डिजिग्नेट किया गया। जी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इन्हें बैकवर्ड ट्रैक्ट्स या पार्शली बैकवर्ड ट्रैक्ट्स कहा गया। तो इन इलाकों को मॉडर्न इकोनॉमी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब से भी दूर रखा गया। हाँ, जानबूझकर दूर रखा गया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स का रवैया बड़ा पैटर्नलिस्टिक था कि हमें इन जनजातियों ट्राइब्स को मैदानों के लोगों से या बाहरी प्रभाव, आउटसाइड इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्ट करना है।
फिर 1928 में साइमन कमीशन आया। जी तब नागा हिल्स के डेप्यूटी कमिश्नर थे G.H. हटन। जी उन्होंने कहा कि नागा लोग रेस, लैंग्वेज, कल्चर, पॉलिटिक्स हर लिहाज से इंडियन से अलग हैं। उन्हें इंडिया के साथ मिलाना अननेचुरल होगा, डेट्रीमेंटल होगा। बिल्कुल। हटन ने तो ट्राइब्स को कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स से बाहर रखने की वकालत की। एनसी पैरी 1928 और हटन 1930 ने तो एक अलग नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस का प्रपोजल भी दिया था, असम और बर्मा के बैकवर्ड ट्रैक्स को मिलाकर। अच्छा, ये तो एक अलग ही दिशा थी। हाँ, फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। असम बना गवर्नर्स प्रोविंस, मणिपुर त्रिपुरा प्रिंसली स्टेट्स ही रहे। और क्रूशियली इस एक्ट ने बनाए एक्सक्लूडेड एरियाज और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज। ओके, एक्सक्लूडेड एरियाज और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज कौन कौन से थे? एक्सक्लूडेड एरियाज थे नागा हिल्स, लुशाई हिल्स यानी मिजो हिल्स, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट और नॉर्थ कचार हिल्स सब डिविजन। रिपीट करती हूँ, नागा हिल्स, लुशाई, मिजो हिल्स, एनी फ्रंटियर ट्रैक्ट, नॉर्थ कचार हिल्स सब डिविजन। ये सीधे गवर्नर द्वारा शासित थे। असम लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। कोई कानून लागू करने के लिए गवर्नर का डायरेक्टिव जरूरी था। और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज खासी जयंतिया हिल्स और मिकिर हिल्स। अगेन गारो हिल्स, खासी जयंतिया हिल्स, मिकिर हिल्स। इनका एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखती थी और असेंबली में रिप्रेजेंटेशन भी था। 1935 एक्ट ने नागा टेरिटरीज को अनएडमिनिस्ट्रेटेड एरिया भी कहा। हाँ, और इंडिया बर्मा बॉर्डर का डिलिनिएशन तो 1967 तक पूरा नहीं हुआ। सोचिए, अर्लियर ट्रीटीज जैसे 1862, 1874 की इन ट्राइब्स को फॉरेन तक कहती थी। गजब है। बाय 1935 इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट तो जोर पकड़ रहा था। तब असम के गवर्नर थे सर रॉबर्ट रीड। 1937 से 42 तक सर रॉबर्ट रीड। उनका मानना था कि नॉर्थ ईस्ट के लोग इंडियन नहीं हैं। हाँ, वही पैटर्नलिस्टिक स्टैंस। उन्होंने हटन और पैरी वाला आइडिया रिवाइव किया और एक सेपरेट क्राउन कॉलोनी का प्लान बनाया, जैसे साउथ अफ्रीका में बसुतोलैंड, स्वाजीलैंड थे, जो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर होती। लेकिन ये हुआ नहीं। नहीं, रीड के सक्सेसर थे एंड्रू क्लो। अक्टूबर 1945 एंड्रू क्लो ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। उनके मेमोरेंडम में सुझाव था कि हिल रीजन्स को असम के साथ इंटीग्रेट किया जाए, पर कुछ स्पेसिफिक रूल्स के साथ, शायद एक अलग हिल प्रोविंस बनाकर जिसका कैपिटल और गवर्नर शेयर्ड हो। इसने क्राउन कॉलोनी प्लान को इफेक्टिवली खत्म कर दिया। इसमें चर्चिल एमरी वर्सेस लेबर गवर्नमेंट का भी कुछ एंगल था शायद। हाँ, वो एक न्यूआंस्ड पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, पर क्लो का मेमोरेंडम डिसाइसिव रहा। और इस सब में मिशनरीज की भूमिका, उनका रोल क्या था? प्रेजेंट डे अरुणाचल को छोड़कर ज्यादातर जगहों पर एडमिनिस्ट्रेशन और मिशनरीज ने मिलकर काम किया, जनजातियों को अधीन करने में, सबजुगेट करने में। टिपलोट नोंगब्री मेंशन करती हैं कि मिशनरी टीचिंग्स ने पीस पर जोर देकर ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर्स को कमजोर किया। हेड हंटिंग जैसी प्रैक्टिसेस खत्म हुई। मिशनरीज ने गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन के जरिए क्वाजी यूरोपियन कल्चर फैलाया। इनर लाइन ने भी रोल प्ले किया। ब्राह्मण्स या गोसाइंस को डिस्करेज किया गया, पर क्रिश्चियन मिशनरीज को इनकरेज किया गया, एक तरह से गवर्नमेंट एजेंसी के तौर पर, टू सिविलाइज द सैवेज। एथनोग्राफिक रिपोर्ट्स ने भी डिफरेंसेस पर जोर दिया, जिससे ट्राइबल कॉन्शियसनेस ऑफ अदरनेस और बढ़ी। बिल्कुल। अब आते हैं सेक्शन 33.2 पर, माइग्रेंट्स एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन प्लेन्स, मैदानों में प्रवासी और जनसांख्यिकीय परिवर्तन। हाँ, हिल्स के विपरीत, अनलाइक द हिल्स, प्लेन्स को रिसोर्सेज निकालने के लिए की माना गया, और इसके लिए चाहिए थे लोग, लेबरर्स, कल्टीवेटर्स, ट्रेडर्स, सोल्जर्स, क्लर्क्स। हाँ, और नतीजा ये हुआ कि बाय 1891 असम की पॉपुलेशन का 1/4, 1/4 हिस्सा इमिग्रेंट्स का था। जरा सोचिए, 1/4, दैट्स ह्यूज। इमेंस। और जैसे हिल्स को अलग रखा गया था, वैसे ही प्लेन्स में भी कॉलोनियल पॉलिसीज ने सोशल कोहेजन को रोका, हिंडर किया। लोकल्स वर्सेस माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स वर्सेस माइग्रेंट्स, कोई खास सोशल या कल्चरल इंटरैक्शन नहीं था। तो सबसे पहले बात करते हैं 33.2.1 टी लेबरर्स की, चाय बागान मजदूरों की। असम दुनिया के सबसे पुराने टी रीजन्स में से एक है। रॉबर्ट ब्रूस ने 1823 में खोज की, असम टी कंपनी बनी 1839 में, 1839, और जोरहाट टी कंपनी 1858 में, 1858। असम टी कंपनी 1839, जोरहाट टी कंपनी 1858, और वेस्टलैंड ग्रांट्स रूल्स 1839 ने प्लांटर्स को फ्री में जमीन दी। बूम टाइम था।
1859 तक 51 गार्डन्स हो गए थे। हाँ, प्लांटर्स ने पहले लोकल पेजेंट्स को हायर करने की कोशिश की, पर वो वेज लेबर को मतलब दिहाड़ी मजदूरी को नीचा देखते थे। प्लांटर्स को भी अपरूटेड लेबर्स पसंद थे, जिन्हें मैनेज करना, एक्सप्लॉइट करना आसान हो। तो लेबर आया कहाँ से? मेनली झारखंड, तब का छोटा नागपुर, बिहार, यूपी, ओडिशा, बंगाल, जहां परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 ने किसानों को बेदखल इवेक्ट कर दिया था। वो इंडेंचर्ड लेबरर्स बनकर आए और उनकी कंडीशंस एकिन टू स्लेवरी थी, मतलब गुलामी जैसी। रिक्रूटमेंट के तरीके क्या थे? आपने अर्काटी सिस्टम का जिक्र किया था। हाँ, अर्काटी सिस्टम बड़ा कुख्यात था। एजेंट्स, जिन्हें अर्काटिस कहते थे, अबडक्शन, लालच, डिसेप्शन सब इस्तेमाल करते थे। ब्रह्मपुत्र पर रेगुलर स्टीमर सर्विस शुरू होने से भी मदद मिली। बंगाल एक्ट 4 ऑफ 1865, जिसे 1870 में अमेंड किया गया, ने सरदारी सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया, जिसमें गार्डन सरदार्स ही भर्ती करते थे। अर्काटी सिस्टम आखिरकार 1915 में अबॉलिश हुआ। अमलेंदु गुहा ने कहा, द वर्स्ट फॉर्म ऑफ सर्फडम वॉज फाउंड इन द टी गार्डन्स ऑफ असम। कितनी भयानक स्थिति रही होगी। बहुत ज्यादा। लो वेजेस, रिस्ट्रिक्शंस, ऑप्रेशन, इल ट्रीटमेंट, फ्री मूवमेंट नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था, बर्थ रेट लो था। हार्श कंडीशंस की वजह से अबॉर्शंस भी कॉमन थे। इसलिए कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती थी। और ये मल्टी एथनिक माइग्रेंट्स मिलकर टी गार्डन कम्युनिटी बने। जी, ये उसी वाइडर 19th सेंचुरी इंडियन लेबर माइग्रेशन का हिस्सा थे, जो फीजी, गुयाना, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका तक गए। बाद में इन लोगों ने बंजर जमीन वेस्टलैंड पर खेती शुरू की। आज इन्हें टी ट्राइब्स कहा जाता है। इन्हें ओबीसी स्टेटस मिला हुआ है और ये एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं। तो कॉलोनियल लेबर मोबिलाइजेशन का आसाम की सोशियो डेमोग्राफिक आइडेंटिटी पर कितना गहरा असर पड़ा? प्रोफाउंड इम्पैक्ट। अब देखते हैं 3.2.2 स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कफोर्स। चाय के अलावा भी लेबर चाहिए था। हाँ, कहाँ से लोग आए? ईस्ट बंगाली मुस्लिम फार्मर्स आए 1920s-30s में। उन्हें एग्रीकल्चर के लिए लाया गया, जूट, वेजिटेबल्स, इरिगेशन के लिए। इन्हें बंगाली मुस्लिम्स कहा गया, जो पहले के असामीज मुस्लिम्स जो 1205 से थे से अलग थे। अच्छा। और मारवाड़ीज आए? मारवाड़ीज आए राजस्थान से ट्रेडर्स, बैंकर्स, एजेंट्स बनकर। उन्होंने ट्रेड डोमिनेट किया। पंजाबी बहुत कम संख्या में थे, कॉन्ट्रैक्टर्स, कारपेंटर्स, मैकेनिक्स का काम करते थे। बिहारी लेबरर्स रोड और रेलवे कंस्ट्रक्शन में लगे, और नेपालीज एक्स ब्रिटिश आर्मी सोल्जर्स, डोमेस्टिक हेल्पर्स, कैटल फार्मर्स के तौर पर आए। तो ये एक मेल्टिंग पॉट जैसा बन गया प्लेन्स में, पर कोहेजन नहीं था। बिल्कुल नहीं था। अब आते हैं 33.2.3 इनर लाइन पर, आंतरिक रेखा। ये 1870s की शुरुआत में आई, जब टी एस्टेट्स फैल रहे थे और हिल ट्राइब्स के रेट्स बढ़ रहे थे। हाँ, सोल्यूशन निकाला गया एक्सक्लूजन पॉलिसी का, इनर लाइन रेगुलेशन, जिसे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 भी कहते हैं। 1873, रिपीट, 1873। इसके तहत ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को डेजिग्नेटेड एरियाज में एंटर करने के लिए परमिट चाहिए था। और इस लाइन को गार्ड करने के लिए कचार लेवी बनी, जो आज की आसाम राइफल्स हैं, इंडिया की ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स। एग्जैक्टली। इसने फ्रंटियर मतलब अनस्टेबल एरियाज और नॉन फ्रंटियर एरियाज को अलग कर दिया। बोधिसत्वकार पॉइंट आउट करते हैं कि इनर लाइन के पार की जमीन को लॉलेस माना जाता था, स्लेवरी, हेड हंटिंग एंड नोमैडिज्म का इलाका। पर कैप्टन सेंट जॉन एफ मिशेल ने कहा था कि ये लाइन सिर्फ सिविल ऑफिसर्स की जुरिस्डिक्शन बताती थी, ये ब्रिटिश फ्रंटियर नहीं थी। टेक्निकली हाँ, पर प्रैक्टिकली ये हिल ट्राइब्स को नेशनल मूवमेंट से दूर रखने का एक टूल बन गई। और मजे की बात, इनर लाइन परमिट आज भी नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के लिए एग्जिस्ट करता है। एक और कॉलोनियल लेगेसी। इनक्रेडिबल। अब 33.2.4 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड द सीड्स ऑफ लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म, प्रशासनिक सेवाएं और भाषाई राष्ट्रवाद के बीज। एनेक्सेशन के बाद असमीज दंगोरियाज मतलब जेंटलमैन की जगह बंगाली भद्रलोक्स ने ले ली क्लर्क्स बनके, जिन्हें बाबूज या अमलाज कहा जाता था। असमीज लैंग्वेज को 1873 तक कोर्ट्स में एक डायलेक्ट का दर्जा मतलब डाउनग्रेड कर दिया गया था। और जॉब्स और बिजनेसेस में बंगाली हिंदूज को फायदा मिला। हाँ, और अरुणोदय मैगजीन थी अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन की 1846 से। उसमें 1858 में एक एस्से छपा ऑन द असमीज लैंग्वेज।
उसमें कोर्ट में असमी स्पीकर्स की मुश्किलों को उठाया गया था कि भाई जस्टिस कैसे होगा अगर कार्रवाई समझ ही ना आए। बात तो सही है। पर दिक्कत ये थी कि असमीज लैंग्वेज तब स्टैंडर्डाइज नहीं थी। अपर असम और लोअर असम के असमी में काफी फर्क था, इसलिए 1873 तक बहाली रेस्टोरेशन नहीं हुई। फिर 1874 में सिलहेट को असम में जोड़ दिया गया। सिलहेट जो बंगाली मेजॉरिटी था। एग्जैक्टली। सडनली बंगाली स्पीकर्स ने असमी स्पीकर्स को आउटनंबर कर दिया और ये स्थिति 1931 तक बनी रही। इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा सेग्रीगेशन प्लस डेमोग्राफिक चेंज प्लस लिंग्विस्टिक मार्जिनलाइजेशन इज इक्वल टू एथनिक और रिलीजियस लॉयल्टीज बढ़ी, लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म के बीज बोए गए और सोशल सॉलिडारिटी को नुकसान हुआ। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अब आते हैं सेक्शन 3.3 अर्बनाइजेशन पर, शहरीकरण। कॉलोनियल अर्बनाइजेशन नॉर्थ ईस्ट में बहुत लिमिटेड था। इट वॉज द लीस्ट अर्बनाइज्ड एरिया, पर इसने इकोनॉमिक और कल्चरल स्पेस को बदला जरूर। नए तरह के शहर बने, जैसे मिलिट्री कैंटोनमेंट्स बने, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बने। गुवाहाटी, अब गुवाहाटी, सिलचर, शिलोंग। रिपीट, गुवाहाटी, सिलचर, शिलोंग। इकोनॉमिक टाउन्स उभरे, डिब्रूगढ़ टी के लिए, दिग्बॉय ऑयल के लिए। रिपीट, डिब्रूगढ़, दिग्बॉय। और कमर्शियल हब्स बने, सिलहेट, दिमापुर, टिनसुकिया। रिपीट, सिलहेट, दिमापुर, टिनसुकिया। मणिपुर का उदाहरण लेते हैं। एंग्लो मणिपुर वॉर 1891 के बाद क्या हुआ? कंगला फोर्ट में मिलिट्री कैंटोनमेंट बना दिया गया, गुरखा राइफल्स को स्टेशन किया गया, आसपास के गांव खाली करा दिए गए, एक चौड़ा ब्रिटिश रिजर्व एरिया बनाया गया। रिजर्व? हाँ, माइग्रेंट्स जो इम्फाल आए, मारवाड़ीज, पंजाबीज, नेपालीज, बंगालीज, असमीज, उनके लिए रिजर्व एरिया में अलग कॉलोनीज बनी। रिजर्व का मतलब था सिक्योरिटी, अर्बन फैसिलिटीज, टाउन प्लानिंग, कोर्ट्स, हेल्थ केयर, पर सिर्फ अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के लिए। तो आउटकम यहाँ भी सेग्रीगेशन ही रहा। बिल्कुल, माइग्रेंट सेग्रीगेटेड रहे। कॉलोनियल अर्बनाइजेशन ने सोशल कंट्रोल का एक नया सिस्टम बनाया, कल्चरल डोमिनेंस लाया। माइग्रेंट्स और नेटिव्स के बीच इंटरैक्शन या किसी हाइब्रिड कल्चर के पनपने का स्कोप बहुत कम था। अब बात करते हैं सेक्शन 33.4 कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी की, औपनिवेशिक वन नीति। देखिए, प्री कॉलोनियल रूलर्स के पास अपनी इंडिजिनस फॉरेस्ट मैनेजमेंट के तरीके थे, लेकिन फॉरेस्ट पॉलिसी मतलब सिस्टमैटिक एक्सट्रैक्शन और प्रिजर्वेशन, वो भी इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए, ये ब्रिटिश रूल की देन थी। और हिल्स और प्लेन्स में पॉलिसी अलग अलग लागू हुई। हिल्स में इकोनॉमी शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी झूम या झूम खेती पर आधारित थी, साथ में हंटिंग, फिशिंग भी था। मीजो का उदाहरण है एलिफेंट हंटिंग का आइवरी ट्रेड के लिए। हाँ, और प्लेन्स में टी प्लांटेशंस फुटहिल्स तक फैल रहे थे। कॉलोनियल गोल था ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट लैंड को रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स बनाना। अंग्रेजों ने फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया? उन्होंने झूम कल्टीवेशन और इंडिजिनस टिम्बर ट्रेड को ब्लेम किया। झूम को डिस्क्राइब किया गया स्लैश एंड बर्न, फील्ड रोटेशन, शॉर्ट क्रॉपिंग, लॉन्ग फैलो पीरियड। ये ट्राइबल सोशियो इकोनॉमी का अहम हिस्सा था, पर कॉलोनियल व्यू था कि ये प्रिमिटिव है, वेस्टफुल है और टिम्बर लॉस का कारण है। तो सॉल्यूशन क्या निकाला उन्होंने? यूरोपियन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और रैशनल कंजर्वेशन। हाँ, फॉरेस्ट ऑर्डिनेंसेस लाए गए, पर असली मकसद, रियल मोटिव, कॉलोनियल रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन था। रेलवेज बनने से फॉरेस्ट एक्विजिशन और तेज हो गया, कम्युनिटीज के ट्रेडिशनल राइट्स छीन लिए गए, नेचर के साथ उनका रिश्ता डिसरप्ट हो गया। ट्राइब्स तो जंगल को पूजते थे, रिवेयर करते थे, उसे कमोडिटी नहीं मानते थे। यूरोपियंस के लिए लैंड एक कमोडिटी थी, ये ट्राइब्स के लिए समझना ही मुश्किल था। बिल्कुल। असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना 1874 में। 1874 5 डिविजन्स थे, गोलाघाट, गोलपारा, गुवाहाटी, तेजपुर, कचर। रिपीट, गोलाघाट, गोलपारा, गुवाहाटी, तेजपुर, कचर। पहले हेड थे कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स गुस्ताव मैन। गुस्ताव मान, उन्होंने क्या रेकमेंड किया? मैंने स्ट्रिक्टर कंजर्वेशन की सिफारिश की, ज्यादा रिजर्वेशन की और एग्रीकल्चर कम करने की। बाय 1900 प्रोविंस का 42.2% एरिया फॉरेस्ट था, जिसमें 3609 स्क्वायर माइल्स रिजर्व फॉरेस्ट था और 16,452 अनक्लास्ड फॉरेस्ट, जहां झूम अलाउड था। शिलोंग, जिंतिया हिल्स, गारो हिल्स में बड़े ट्रैक्स रिजर्व हो गए। नॉन ट्राइबल्स को बैन कर दिया गया।
रेगुलेशन 1 ऑफ 1882 गारो हिल्स ने बिना लाइसेंस के फॉरेस्ट यूज को बैन किया। 1897 में 14 फॉरेस्ट को रिजर्व्स बनाया गया। सारे राइट्स खत्म कर दिए गए। एलिफेंट महाल 1882 ने फ्री कैप्चर बैन कर दिया, पेमेंट पे अलाउ किया, मतलब रेवेन्यू, कंजर्वेशन नहीं। हाँ, कंजर्वेशन तो बस एक बहाना था। अब झूम पर पॉलिसी देखिए, सिर्फ परमानेंट कल्टीवेटर्स को लैंड राइट्स मिले, झूमियास को नोमैड माना गया, उन्हें राइट्स नहीं दिए गए, झूम को डेट्रीमेंटल कहा गया। लेकिन इसमें एक पैराडॉक्स भी था। बिल्कुल, पैराडॉक्स ये था कि बाई 1900s झूम को अलाउ किया जाने लगा अगर झूमियास कमर्शियल ट्रीज उगाते। क्यों? बिकॉज सरकार को कमर्शियल फॉरेस्ट्री के लिए लेबर नहीं मिल रहा था, क्योंकि लोग बेगार मतलब फोर्स लेबर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जो अनसाइंटिफिक झूम था वो रेवेन्यू के लिए फायदेमंद बन गया। कमाल है। लेजिस्लेशन क्या थे? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 असम में रिवोक हो गया था। फिर आया असम फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट 1891। इस एक्ट ने स्टेट को बहुत पावर्स दी। सेक्शन 17 के तहत अनओन्ड लैंड क्लेम करने की पावर, गजेट नोटिफिकेशन से स्टेट लैंड को रिजर्व्ड बनाने की पावर, सेक्शन 17 इंक्रोचर्स को पेनलाइज करने की पावर, झूम को कंट्रोल या आउटलॉ करने, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर टैक्स लगाने की पावर, बिना वारंट अरेस्ट करने की पावर। और फॉरेस्ट विलेजेस का कॉन्सेप्ट? सेक्शन 72। हाँ, सेक्शन 72। सेक्शन 72 के तहत फॉरेस्ट विलेजेस एस्टैब्लिश किए गए। वहां रहने वालों को साल में 20 दिन कंपल्सरी लेबर देना पड़ता था। जबरदस्ती का श्रम। इससे तो रिजेंटमेंट बड़ा होगा। बहुत ज्यादा। गारो एजिटेशन हुआ 1899-1916, जिसे सोनाराम संगमा ने लीड किया। रिपीट, सोनाराम संगमा। जमीनें बिना नोटिफिकेशन या कॉम्पेंसेशन के छीनी गईं। गांव वाले अपनी ही जमीन पर ट्रेसपासर्स बन गए। कॉम्पल्सरी लेबर सेक्शन 72 की वजह से गोलपारा, कचार, कामरूप में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। बाद में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 ने 1891 एक्ट को रिप्लेस किया, पर ज्यादातर प्रोविजंस वही रखे और रेवेन्यू पर फोकस और बढ़ा दिया। तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहा फॉरेस्ट पॉलिसीज का? स्टेट कंट्रोल ने फॉरेस्ट ड्वेलर्स को एलिनेट कर दिया। झूमियाज ने जमीन खो दी। झूम को बाद में कमर्शियल फॉरेस्ट्री के लिए कोऑप्ट कर लिया गया। फॉरेस्ट पॉलिसीज असल में लैंड और पीपल को कंट्रोल करने का टूल बन गई। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 3.5 समरी पर। सारांश। हाँ, तो क्विकली रिकैप कर लेते हैं मेन पॉइंट्स को। पहला, कॉलोनियल स्ट्रैटेजीज ने प्लेन हिल बाइनरी बनाया, एडमिनिस्ट्रेशन अलग किया, जिससे एथनिक कॉन्शियसनेस और सेक्टेरियनिज्म को बढ़ावा मिला। दूसरा, फ्रंटियर्स जैसे एक्सक्लूडेड, पार्शियली एक्सक्लूडेड, अनएडमिनिस्ट्रेड एरियाज ने सेग्रीगेशन बढ़ाया और एक स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटी बनाई, जिसने शेयर्ड सॉवरेंटी जैसे पुराने कॉन्सेप्ट्स को मिटा दिया। तीसरा, इकोनॉमिक पॉलिसीज खासकर टी ने प्लेन्स में डेमोग्राफिक चेंज लाया माइग्रेशन के जरिए, जिससे लैंड, इमिग्रेशन, लैंग्वेज के पर्सिस्टेंट इश्यूज खड़े हुए। चौथा, फॉरेस्ट पॉलिसीज ने कंजर्वेशन के नाम पर ट्राइबल राइट्स को छीना रेवेन्यू के लिए। और पांचवां, अर्बनाइजेशन ने सेग्रीगेशन को प्रमोट किया, जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के अनुरूप था। नॉर्थ ईस्ट में असल में इनसिक्योरिटी के कंडीशंस पैदा किए, जिनके इफेक्ट्स आज तक महसूस होते हैं। एग्जैक्टली। अब सेक्शन 33.6 ग्लॉसरी, शब्दावली। इसमें की टर्म है वेस्टलैंड। वेस्टलैंड, बंजर भूमि। हाँ, कॉलोनियल मीनिंग क्या था इसका? कॉलोनियल मीनिंग था अनयूज्ड लैंड जिसमें पोटेंशियल फॉर यूज हो, जिसे प्योरली प्रोडक्टिविटी के हिसाब से जज किया जाता था, इकोलॉजी को इग्नोर करते हुए। इसी आइडिया ने असम में पेजेंट्स और लेबरर माइग्रेशन को जस्टिफाई किया। अच्छा, और आखिर में सेक्शन 33.7 एक्सरसाइजेज, अभ्यास। यूनिट के अंत में कुछ सवाल दिए गए सोचने के लिए। हाँ, जैसे हिल ट्राइब्स और प्लेन्स पीपल के साथ अलग अलग व्यवहार कैसे किया गया, माइग्रेंट इन्फ्लक्स के कारण क्या थे और उसके परिणाम क्या हुए, क्या कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज वास्तव में संरक्षण के बारे में थीं, इन पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल। मुख्य बातें क्या हैं? की टेकअवेज क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो कॉलोनियलिज्म ने नॉर्थ ईस्ट रीजन और उसके प्लेन हिल डिवाइड को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट किया, बनाया। दूसरा, इनर लाइन और एक्सक्लूडेड एरियाज जैसी पॉलिसीज ने जानबूझकर पॉपुलेशंस को सेग्रीगेट किया और अदरनेस की भावना को हवा दी। तीसरा, इकोनॉमिक नीड्स, खासकर टी की, ने प्लेन्स में मैसिव माइग्रेशन कराया, जिससे डेमोग्राफिक शिफ्ट्स हुए, कॉन्फ्लिक्ट हुए और लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म को बल मिला। चौथा,
अर्बन डेवलपमेंट ने सेग्रीगेशन को ही रीइंफोर्स किया। और 5वां, फॉरेस्ट पॉलिसीज जो कंजर्वेशन का दावा करती थीं, वो प्राइमरीली कॉलोनियल रेवेन्यू इंटरेस्ट्स को सर्व करती थीं और ट्राइबल कम्युनिटीज को डिस्पोजेस करती थीं। और क्रूशली ये कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स और डिवीजन रीजन को गहराई से प्रभावित कर गए हैं और आज भी वहाँ की कॉम्प्लेक्सिटीज में कंट्रीब्यूट करते हैं। प्रिसाइजली, ये समझना बहुत जरूरी है। वाकई ये काफी डिटेल्ड डिस्कशन थी। इसे एक बार फिर से सुनने से कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे ऐसा मुझे लगता है। डेफिनेटली, इस कॉलोनियल हिस्ट्री को समझना यूपीएससी के लिए वाइटल है। मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, सोशल इश्यूज और नॉर्थ ईस्ट पर स्पेसिफिक पेपर्स के लिए भी। और ये हमें रीजन के करंट इवेंट्स और चैलेंजेस को बेहतर समझने में भी मदद करता है। तो अगर श्रोताओं को ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया तो प्लीज सुन लो यूपीएससी चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ, कमेंट करके बताएं कि उन्हें कैसा लगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल, आपका सपोर्ट हमें जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। इफ एनीवन फील्स दिस कंटेंट एडेड सिग्निफिकेंट वैल्यू, वो सुपर थैंक्स के जरिए अपना सहयोग दिखा सकते हैं। इससे हमें सुन लो यूपीएससी को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल बनाने में मदद मिलेगी। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम।